हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सेक्शन 24, 27, 28, 29 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस कैसे की जाती है। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन कैसे इन्फोर्स में लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन की नोटिफिकेशन इश्यूड होती है अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, आपका जो सेक्शन 4 है उसका सेक्शन 4 क्लॉज 1 कहता है डिक्लेरेशन की। पहले डिक्लेरेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उस डिक्लेरेशन को क्या करती है, नोटिफाइड करती है इन दी ऑफिशियल गजेट एंड पब्लिश इन द यूनिट। जिस यूनिट में, यूनिट का मतलब होता है विलेज ऑफ पार्ट। ठीक है, जिस गांव में, जिस डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव में हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेशन ऑपरेशन कराना चाहती है तो वो क्या करेगी, डिक्लेरेशन करेगी। फिर डिक्लेरेशन करने के बाद उसको नोटिफाइड किया जाता है अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2। अब ये सेक्शन 4 क्लॉज 2 को जब सेक्शन 4 क्लॉज 2 इन्फोर्स किया जाएगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट कहाँ बताया गया है, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में बताया गया है कि जब एक बार नोटिफिकेशन इशू हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होने लगती हैं। ठीक है, तो चेंज का मतलब यहाँ पे जब सेक्शन 5 देखेंगे आप लोग कि जब सेक्शन 5 के अंदर नोटिफिकेशन इशूड हो गया, अब उसको कैसे प्रभावशील बनाना है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। ठीक है, मेंटेनिंग, और ये रिकॉर्ड उस पहले तो रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। सारा जो रिकॉर्ड होगा मेंटेन करेगा। सेक्शन 5 के तहत जो रिकॉर्ड मेंटेन की बात की गई है सेक्शन 5 क्लॉज ए में कि जिस गांव में या विलेज में वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन होना है तो उस गांव में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ विलेज मैप, फील्ड बुक, ठीक है, या एनुअल रजिस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द डीडीसी। कौन प्रिपेयर कराएगा इसको, डीडीसी करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी इसमें रिटन परमिशन की बात होती है कि उस एरिया में जो लैंड वगैरह जिनका कंसोलिडेशन होना है उसको किस यूज़ में लिया जाएगा, वो भूमि कैसे यूज़ की जाएगी, उससे संबंधित भी परमिशन कौन देगा, हमारा सेटलमेंट ऑफिसर। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बात बताई गई है कि जो लैंड होती है गांव की वो किस पर्पज़ से यूज़ की जाती है। जो भी लैंड जो है कंसोलिडेशन ऑपरेशन में आ रही है वो पर्सन, जो किसान होगा, वो क्या कर सकता है उस लैंड पे, एग्रीकल्चर कर सकता है, हॉर्टिकल्चर कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, या पिसीकल्चर या पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, या ये जब नोटिफिकेशन इश्यूड हुआ था अगर उसके पहले कोई इन अदर पर्पज़ से लैंड को यूज़ कर रहा था तो वो एज इट इज़ यूज़ करता रहेगा। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन इशू हो जाता है तो नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें बोली गई होंगी कि आपको लैंड किस पर्पज़ से यूज़ करनी है तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अंडर क्लॉज 5 का सब सेक्शन क्लॉज सी में ये बताया गया है। ठीक है, अगर कोई अदर पर्पज़ से यूज़ करना चाहेगा तो उसकी परमिशन किससे ली जाएगी, सेटलमेंट ऑफिसर्स से। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 5 हो गया। फिर सेक्शन 5 में उन्होंने मेंटेन कर लिया। अब क्या होता है, सेक्शन 7 के तहत रिवाइज विलेज मैप, फिर विलेज मैप तैयार किया जाता है। फिर सेक्शन 8A में स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल को तैयार किया जाता है। फिर सेक्शन 8 में पहले विलेज मैप हो गया, फिर रिवीजन ऑफ फील्ड बुक्स वगैरह हो गया, फिर 8A में स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल को तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल कौन तैयार करता है, ये आपका ACO तैयार करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सी चीज़ें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं हमेशा प्री या मेंस में। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, जो आपकी जो लाइन होती है, जो हेडिंग होती है सेक्शन की कि ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये कौन कैंसिल करेगा, अपील कौन सुनेगा, केस डिस्पोज ऑफ कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ही सही तरीके से और केयरफुली पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, तभी याद होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑपरेशन में लाई जा रही हैं कि पहले रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है। सेक्शन 7 से लेके 11 यही चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे,
क्या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर उससे संबंधित जो रिवाइज़ की गई हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट, उससे संबंधित किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कितने दिन में क्लेम किया जाएगा। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन बताया गया था 21 डेज़ के अंदर, और 21 डेज़ के अंदर ही सीओ या एसीओ के ऑर्डर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है तो अपील की जाती है किसको, एसओ को। ठीक है, अब एसओ क्या करता है, उसके बाद जब डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं केसेस, ठीक है, या अपील फाइनल हो जाती है, उसके बाद एक प्रोविजनल स्कीम तैयार की जाती है। प्रोविजनल स्कीम का जो यहाँ पे सेक्शन है वो बताया गया है, सेक्शन 19 से लेके 23 तक, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब वहाँ पर भी क्या होगा, एक स्कीम तैयार की जाएगी, कौन सी लैंड शामिल की गई हैं, किसने अपनी लैंड पब्लिक पर्पस से दी है, किसको कौन सी ज़मीन दी जाएगी, किसकी लैंड में क्या क्या चीज़ें थी, अब उसको कौन कौन सी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, अगर उस पर भी, उस स्कीम पे भी किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो 15 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकता है सीओ या एसीओ के पास। ठीक है, सीओ उस पर क्या करेगा, अपना फाइनल डिसीजन देगा। अगर सीओ के ऑर्डर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है तो अपील की जाती है। अपील भी कितने दिन के अंदर की जाएगी, 15 दिन के अंदर एसओ के पास। ठीक है, अब क्या होगा, उसको कंफर्म किया जाएगा। अब क्या होगा, केस डिस्पोज ऑफ हो गए, अपील सुन ली गई। ठीक है, लेकिन अपील और केस को सुनने से पहले जो सीओ या एसओ होता है वो क्या करता है, एक लोकल इंस्पेक्शन करता है कि किसी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो किस बात के लिए ऑब्जेक्शन है, क्या राइट्स का हनन हो रहा है, वो सब चीज़ों को देखने के बाद ही अपील पे क्या किया जाएगा, डिसीजन दिया जाता है। और फिर उस पर जो डिसीजन आता है एसओ का, वो क्या मान लिया जाता है, फाइनल। अब जब फाइनल हो जाता है तो एक कंफर्मेशन स्कीम तैयार की जाती है, जिसको बोलते हैं, ये कंफर्म कौन करता है, इस स्कीम को कंफर्मेशन कौन देता है, मतलब इसको टेम्परेरी से परमानेंट बनाने के लिए परमिशन कौन देगा, एसओ देता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग, आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका कि अब क्या है, सेक्शन 23 के तहत हमने क्या देखा कि जो एसओ था उसने स्कीम को कंफर्म कर दिया। ठीक है, स्कीम को क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि अब ये जो भी इस स्कीम में जो भी लैंड्स वगैरह डिवाइड की गई हैं, किसको कौन सी ज़मीन दी जाएगी, कितनी मात्रा में दी जाएगी, मतलब 3 चक्स से ज़्यादा किसी को लैंड डिवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 24 में इसी बात को बताया गया है कि जब 23 के तहत, ठीक है, बिफोर मतलब इसके पहले 23 के अंतर्गत क्या किया गया है, उसको स्कीम को एक फाइनल उसका वो बोलते हैं, रूप बोलते हैं, जिससे रूप देना, स्कीम का जो फाइनल एक रूप होता है वो दे दिया गया है। ठीक, अब उस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, यहाँ पे उस स्कीम के तहत यहाँ पे उस स्कीम को इन्फोर्स कराया जाएगा। जो चैप्टर 4 है वो इन्फोर्समेंट ऑफ स्कीम की बात करता है। चलिए देखते हैं 24 क्या कहता है। देखिए, पोजीशन इन एक्रूवल ऑफ कंपनसेशन फॉर ट्रीज एंड एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे ये है, अब पोजीशन की बात हो रही है, कंपनसेशन की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले इसका क्लॉज 1 जो है लिखा है, दी सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन शैल फिक्स द डेट to be notified in the unit from which the final consolidation scheme shall come into force on and after the said date, tenure holder shall be entitled to enter the possession of the plots allotted to him। मतलब यहाँ पे ये है कि अब क्या बारी आ गई, अब कब्जा देने की बारी आ गई। कौन देगा कब्जा, एसओ दिलाएगा। ठीक है, अब कब्जा देने से पहले क्या करेगी, जो एसओ है वो एक डेट फिक्स करेगी। ठीक है, और डेट फिक्स करने के बाद उस स्कीम को पहले उस एरिया में, उस यूनिट में पब्लिश कराया जाएगा कि अब स्कीम जो है फाइनल हो चुकी है। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग ही टेन्योर होल्डर्स को उस जो ड्यू उसमें जो डेट उसमें मेंशन की गई हो, उस डेट के अकॉर्डिंग टेन्योर होल्डर्स को उनकी ज़मीन दी जाएगी, उनको ज़मीन दी जाएगी। मतलब वो ज़मीन नहीं, अब दूसरी जगह उनको एक जगह पे कॉम्पैक्ट एरिया पे ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, तो उनको वो प्लॉट जो उनके लिए अलॉट होगा उस स्कीम के तहत, जिन लोगों का नाम जिस प्लॉट पे होगा, जिस जगह पे होगा, उस अलॉटेड जो भी प्लॉट अलॉट हुए होंगे उनको उस जगह पे उनको कब्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब डेट फिक्स हो गई, ठीक है, कि कब्जा दिया जाएगा। फिर इसमें क्लॉज 2 क्या कहता है, लिखा है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन एवरी टेन्योर होल्डर गेटिंग ट्रीज वेल एंड अदर इम्प्रूवमेंट। अब क्या हुआ, डेट फिक्स कर दी गई इनको कब्जा देने की। ठीक, कब्जा मान लीजिए दे दिया गया, मान लीजिए जिसको कब्जा दिया गया है उस ज़मीन पे, ठीक है, लिखा है फ्रॉम दी ऑब्टेनिंग पोजीशन एवरी टेन्योर होल्डर गेटिंग ट्रीज, उस व्यक्ति को, उस टेन्योर होल्डर को या
कोई भी टेन्योर होल्डर हो सकता है, गेटिंग क्या क्या पा रहा है, ट्रीज, वेल्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट, कुछ अदर इम्प्रूवमेंट भी उसको मिल रही है ऑन द प्लॉट जो उसको अलॉट किया गया था परसुएंस ऑफ इन्फोर्समेंट टू द फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम, उस स्कीम के तहत शैल बी लायबल टू पेमेंट ऑफ एनी पे टू द फॉर्मर टेन्योर होल्डर। अब की जो अब क्या है, अब नए तरीके से ज़मीन मिली है, नए मतलब अब क्या है, जैसे कंसोलिडेशन ऑपरेशन हुआ है, जिसको जो ज़मीन दी गई होगी उस ज़मीन पे मान लीजिए किसी को पेड़ बहुत सारे मिल रहे हैं, कुआं है या अदर फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं वहाँ पे, तो जो उस ज़मीन का जो पहले का जो टेन्योर होल्डर था, मतलब पूर्व उस ज़मीन का जो हकदार था, वो उस पर्सन को क्या करेगा, कंपनसेशन देगा। जिस व्यक्ति को अब ज़मीन मिली है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उन सब चीज़ों का कंपनसेशन वो पहले वाले किसान को दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए अदर इम्प्रूवमेंट वेल्थ चीज़ मिलते हैं अगर नए टेन्योर होल्डर्स को, ठीक है, आफ्टर दी प्रोविजनल आफ्टर दी जो ये आपकी जो फाइनल स्कीम जो तैयार होने के बाद जो अलॉट होगी ज़मीन, उसमें अगर किसी पर्सन को कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं तो उसका कंपनसेशन प्रीवियस जो आपका पहले वाला जो फॉर्मर टेन्योर होल्डर था उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सेक्शन 25, 26 को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, सेक्शन 27 आ जाता है। सेक्शन 27 कहता है न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। अब क्या किया जाएगा, जब फाइनल हो गया तो अब फिर से क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एज सुन एज मे बी आफ्टर द फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम। अब फिर से मतलब पहले क्या हुआ था कि सारा स्कीम तैयार कर दिया, उस पर कन्फर्मेशन मिल गया। अब कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि उस पर फिर से कुछ ना कुछ उस पर रिवाइज़ किया गया होगा, कुछ ना कुछ उसमें अलग से मेंशन किया गया होगा, या कुछ वहाँ से अल्टर किया गया होगा, चेंज किया गया होगा, या उसमें ऐड किया गया होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, फिर से एक न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये बताया गया है इनटू फोर्स द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, और ये जो प्रिपेयर कराएगा कौन, उस गांव के लिए डीडीसी फिर से क्या करेगा, फिर से रिकॉर्ड को मेंटेन कराएगा। और उस रिकॉर्ड में क्या क्या हो सकता है, ए न्यू मैप, फील्ड बुक्स एंड ए न्यू फील्ड, ठीक, ए न्यू मैप, फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, उस एरिया में जो भी उनको लैंड्स मिल रही हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही दी जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रीज इन द मैप करेक्ट द अंडर सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 के तहत जो रिवाइज़ किया गया था वो अलग चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ भी ऑब्जेक्शन क्लेम होते रहते हैं तो ये जो मैप वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं, इनको उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता रहता है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, अब इसमें आया है क्लॉज 2, ऑल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू अंटिल द कंट्री इज प्रूव्ड। और जो भी रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो कौन तैयार कर रहा है, डीडीसी। तो उसको प्रूव भी कौन करेगा, उसको मतलब उस पर क्या होता है, उसकी वैधता के बारे में उसको परिमाणित करना, तो वो कौन करेगा, वही करेगा कि हाँ ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरी नज़र में बनाए गए हैं, मेरी निगरानी में बनाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ सही बनाए गए हैं। ठीक है, फिर क्लॉज 3 कहता है आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 52 में बताया गया है कि जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद कलेक्टर शैल इंस्टेड ऑफ मैप, फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रीवियसली मेंटेन बाय हिम, जो उसने मतलब ये कहने का है, जो सेक्शन 52 के तहत क्लोजर ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम, कंसोलिडेशन ऑपरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उसके तहत जो पहले से भी मैप, फील्ड बुक, रिकॉर्ड्स ये सब तैयार किए गए थे, तो उसकी जगह पे क्या किया जाएगा, मेंटेन द फील्ड मैप, फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ प्रोविजन ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू 1901 and relating to maintenance correction of such map, field book and record of right shall mutatis and mutandis apply। मतलब ये है कि अब पहले की जगह पे, ओल्ड की जगह पे क्या किया गया, नए रिकॉर्ड्स लाए गए, नए रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात बोली गई है कि एक बार अगर फाइनल
नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये नहीं समझा जाता है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनका कोई मतलब नहीं, उनको भी रखा जाता है और नए वालों को भी रखा जाता है, ताकि कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो पुराने को देख करके नए पे डिसीजन दिया जाता है कि पहले क्या राइट्स थे और अब क्या राइट्स दिए गए हैं उन टेन्योर होल्डर्स को। ठीक है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए सेक्शन 28 में क्या बताया गया है। सेक्शन 28 को हम अब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही समझना है पहले। चलिए, ओके, थैंक यू।